हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी की समीक्षा 20.0 में, जिसका एक्सप्लेनेशन QTS 902 का एक्सप्लेनेशन 50 क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है 2024 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2024 तक भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये बताना है। हाउ मैनी स्टेट्स और एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव एज ऑफ 2024। पहला ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला ऑप्शन है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। और अगला ऑप्शन है 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें आइए पहला इसमें आंसर देखते हैं, क्या आंसर है इसका बताइए आप। इसका आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या आंसर है इसका? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो 2019 से पहले 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जो 29वां राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2019 में टेरिटरी बना दी, इसको केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया था दो में। एक को जम्मू में, जम्मू, और एक है लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो एक राज्य इसमें से कम हो गया, तो 28 राज्य बचे और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। पहले 6 थे तो +2 होकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अभी 2024 की स्थिति ये है कि अपने भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा ऐसे है, अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है 1963 में असम के पुराने प्रांत के पुनर्गठन से कौन सा राज्य बना। 1963 में जो असम से कौन सा राज्य है पुनर्गठन से जो बना था, इसमें विच स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय द रिकॉग्निशन ऑफ द ओल्ड प्रोविंस ऑफ असम इन 1963। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका नागालैंड, दूसरा है मेघालय, अगला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मणिपुर। तो इसमें कौन सा जो राज्य है वो 1963 में बना, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 93 में जो राज्य बना वो बना था नागालैंड। कौन सा बना था? नागालैंड। इसके बाद जो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है, ये कब बने थे? जो मेघालय है और मणिपुर, ये दोनों राज्य बने थे 1972 में। कितने में? 1972 में। जबकि अरुणाचल प्रदेश है उसका गठन हुआ था 1987 में। ठीक है, तो ये मेघालय और मणिपुर 1972 में राज्य बने थे और जबकि अरुणाचल प्रदेश स्टेट है वो 1987 में गठन हुआ था उसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा जो स्टेटमेंट है जो गलत है। भारत भाग ए राज्य पूर्व ब्रिटिश प्रांत थे जिनमें उच्च स्तर की स्वायत्तता थी। दूसरा ऑप्शन है भाग बी राज्यों में राज प्रमुख के रूप में रियासतें शामिल थी। अगला ऑप्शन है भाग सी राज्य अपने स्वयं के विधानसभाओं वाले क्षेत्र थे। अगला ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित थे। पहला ऑप्शन है पार्ट ए स्टेट वर फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस विद ए हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। सेकंड ऑप्शन है पार्ट बी स्टेट इंक्लूडेड प्रिंसली स्टेट विद राज प्रमुख ऑफ देयर हेड। अगला ऑप्शन है पार्ट सी स्टेट वर रीजन विद देयर ऑन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगला ऑप्शन है यूनियन टेरिटरीज वर रीजन डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही है उसके हिसाब से देखेंगे इसमें। तो इसका ऑप्शन जो सी है, इसका ऑप्शन जो सी है भाग सी, राज्य अपने स्वयं के विधानसभा वाले क्षेत्र थे। इसमें जो ऑप्शन सी है राज्य के अपने स्वयं के विधानसभा वाले क्षेत्र नहीं थे, इनके अपने विधानसभा वाले क्षेत्र नहीं थे, इनकी छोटी छोटी जो रियासतें थी छोटे छोटे जो राज्य थे उनको शामिल करके इसको बनाया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न है ये स्टेटमेंट है
एक व्यक्ति का, हम अंत तक लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे दुश्मन हमारे क्षेत्र का 1 इंच भी हासिल ना कर सकें। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वो किसका है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो हु मेड द स्टेटमेंट वी विल फाइट टू द एंड एंड एंश्योर दैट आवर एनिमीज डू नॉट गेन इन इंच ऑफ आवर टेरिटरी। तो इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है फील्ड मार्शल बीपी मलिक, अगला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, अगला ऑप्शन है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इसमें कौन सा जो ऑप्शन है जिसका ये कथन है कि हम अंत तक लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे दुश्मन हमारे जमीन का 1 इंच तक भी ना ले सकें? तो इसमें जो कथन है ये है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इनका कथन है ये कि इन्होंने बोला था कि 1 इंच भी हमारे दुश्मन हमारे जो जमीन है उसका 1 इंच भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है पुलवामा हमले के कारण भारत में किस तारीख को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है? Which date is referred to as a black day in India due to पुलवामा अटैक? तो पुलवामा अटैक के कारण कौन सा दिन है जिसको ब्लैक डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें ये बताना है किस दिन को ये मनाया जाता है। तो ये 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, जो पुलवामा में अटैक हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जो कांस्टेबल जो सैनिक थे वो मारे गए थे। उस दिन के उसके उपलक्ष्य में या उसको याद करने के लिए काला दिवस मनाया जाता है, जो कि एक ब्लैक डे के रूप में मनाया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई उनका जो क्रम है वो क्या है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया? तो कौन सी पहले आई, उसके बाद कौन सी आई, कौन सी उसके बाद आई, इस क्रम को पूछा गया है। तो इसमें पहला है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो इसमें कौन सा है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए। इसके बाद आए थे अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। इसके बाद डच आए थे 1608 में। और इसके बाद आए थे फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो इस तरह से क्रम है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों का पहला ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहले चौथा होगा, तो चौथा इन तीनों में है। तो चौथे के बाद होगा पहला, तो चौथे के बाद पहला, तो इन दोनों में से एक होगा। फिर इसके बाद आए थे डच आए थे 1608 में, तो दूसरा ऑप्शन फिर ये है। फिर आए थे फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सी ऑप्शन है वो क्या है, सही है, क्योंकि पुर्तगाली है वो 1498 में आए थे। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में। उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे, फिर आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? वेयर डिड द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1613 AD? तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है हुगली, अगला ऑप्शन है मछलीपट्टनम और अगला ऑप्शन है सूरत। तो जो अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो किस जगह पर स्थापित की, ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है आपका सूरत। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो 1613 में स्थापित की थी, 1613 में जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की वो की थी सूरत में। ठीक है, और मछलीपट्टनम में की थी डच्चों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे स्थापित की, मछलीपट्टनम में। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ठीक है, इन द मिडेवल पीरियड हु वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया? यानी कि भारत से सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो इसमें पहला ऑप्शन है डचों ने, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, अगला ऑप्शन है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों ने, अगला प्रश्न है पुर्तगीज यानी कि पुर्तगालियों ने। तो इनमें किसने सबसे पहले अंग्रेजों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो इसका ऑप्शन है डी,
क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद ही ये सारे आए थे और इन्होंने ही सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? यानी कि हु वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया, यानी कि पुर्तगीज की जो कॉलोनी है पहली, वो किसने स्थापित की थी भारत में? तो ये प्रश्न था। वास्को डी गामा पहला, दूसरा था अल्बुकर्क, अगला ऑप्शन है बार्थोलोम्यू डाइस, अगला ऑप्शन है अल्मीड़ा। तो इसमें जो प्रथम वायसराय भारत में जो कौन हुआ, तो इसमें हुआ था अल्मीड़ा। क्या है ऑप्शन? अल्मीड़ा, क्योंकि जो अल्मीड़ा है वही प्रथम भारत में पुर्तगीज जो वायसराय था। लेकिन जो पुर्तगीज की जो राज्य था उसको, उसमें सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली माना जाता है वो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने इसकी सत्ता को स्थापित किया था और उसको आगे साम्राज्य को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान था उसका। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है अल्बुकर्क, लेकिन इसमें जो प्रथम वायसराय है वो है अल्मीड़ा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है? 1748 में जो युद्ध हुआ, दरअसल प्रथम कर्नाटक युद्ध कुछ नहीं, ये यूरोपीय संघर्ष का परिणाम था। यूरोपीय जो संघर्ष चल रहा था, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा हुआ था, उसका विस्तार मात्र था जो कर्नाटक में हुआ। और इसका दूसरा कारण ये माना जाता है कि जो फ्रांस और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसका ये परिणाम था। तो प्रथम कर्नाटक 1748 में हुआ और इसकी समाप्ति जैसे ही ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही ये एक्सला-चापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहां पे करवाया था? ये प्रश्न है, बेगम समरू बिल्ड ए वेरी फेमस चर्च, कहां पे करवाया था? माउंट आबू, नैनीताल, सरधना और कानपुर। बताइए इसका आंसर क्या है? जो बेगम समरू है उसने एक फेमस चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहां पे करवाया था ये बताना है। तो इसका आंसर है सरधना। सरधना में क्या करवाया था? इन्होंने एक चर्च का निर्माण करवाया था। और जो बेगम समरू है, बेगम समरू प्रथम जो उत्तरी भारत है उसकी कैथोलिक जो शासिका रही हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पास में एक राज्य स्थापित किया था इन्होंने, उसकी शासिका ये मानी गई हैं। इनका जो करियर है उसकी बात करें तो करियर इनका एक नृत्यांगना के रूप में स्टार्ट हुआ। पहले ये नाचने वाली थी, वहाँ से लेकर के इनका जो राज्य की शासिका बनने तक का सफ़र है वो इसलिए प्रसिद्ध है। इन्होंने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो है सरधना में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगला ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। अगला ऑप्शन है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तीन स्टेटमेंट है, इंग्लिश में देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगला ऑप्शन है टीपू सुल्तान डाइड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अगला ऑप्शन है मीर जाफर कंस्पायर्ड विद द ब्रिटिश टू डिफीट नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये कथन गलत है, इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया, क्योंकि तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था युद्ध? और लड़ा गया था मराठा पेशवा थे सदाशिवराव, उसके बीच में लड़ा गया था और सदाशिवराव क्या है इस युद्ध में हार गए थे। तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जबकि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ मैसूर युद्ध में हुई। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें क्या हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये भी कथन गलत है। अगला
कथन है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से षड्यंत्र रचा। हाँ, ये वाला क्या है, स्टेटमेंट सही है। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रच के इसको क्या है, पराजित किया और इसको हराया। तो इसमें कथन क्या है, तीसरा सही है सिर्फ, तो ऑप्शन बी सही है आपका, क्या है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के शासन काल में पारित हुआ? किस जो वायसराय है उसके समय में ये पारित हुआ था आर्म्स एक्ट, ये बताना है। तो द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय? ठीक है, तो ऑप्शन पहला है लॉर्ड लिटन, अगला है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड नॉर्थब्रोक और लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन है वो कौन सा सही है, लॉर्ड लिटन। आर्म्स एक्ट है वो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। लॉर्ड लिटन का शासन काल है 1876 से 80, क्या है, 1876 से 80 इनका समय काल है। और जो आर्म्स एक्ट है वो इसी के समय में आया था लॉर्ड लिटन के। और लॉर्ड लिटन के समय में और 2-3 जो प्रमुख घटनाएं हुई वो थी, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1876 में। क्या आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1876 में आया। और इसमें क्या था, जो भारत में जो स्वतंत्रता से संबंधित जो जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्र जारी किए गए थे, जिससे जनता प्रोत्साहित हो रही थी, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी, तो इसको ये ना हो पाए इसके लिए अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको लाए थे। तो ये इनके एक महत्वपूर्ण घटना थी इनके समय की। इसके बाद जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के समय में एक महत्वपूर्ण इल्बर्ट विल आया था। क्या था, इल्बर्ट विल। इल्बर्ट विल क्या था, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। इल्बर्ट विल ये था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, उसका कोई मुकदमा है, तो उसको भारतीय व्यक्तियों को सुनने का अधिकार था। जबकि होता ये था, पहले ये था कि जो भारतीय व्यक्तियों का जो मुकदमा कोई भी होता था उसको अंग्रेज सिर्फ सुनते थे, तो अंग्रेज ना सुने। इसके समय में ये लॉर्ड रिपन के समय में ये बिल आया कि जो भारतीय लोग हैं उनका मुकदमा सुनने का अधिकार भारतीय लोगों को भी दिया जाए। लेकिन इसका विरोध हुआ, अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया और इसको वापस लेना पड़ा रिपन के समय में, और इल्बर्ट विल क्या है, समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की उपाधि दी। भारत का उद्धारक कहा, इन्होंने कहा कि ये स्थानीय स्वशासन का जनक है। और लॉर्ड रिपन के समय में एक महत्वपूर्ण चीज हुई, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसको इनके समय में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। जो लॉर्ड लिटन के समय में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, उसको रिपन के समय में उन्होंने ये हटा दिया था कि जो समाचार पत्र हैं उनको जारी किया जाए, लोग जागरूक होंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। अगला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। तो इसमें कौन सा जो है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड वैन वेंटिंग, तो लॉर्ड वैन वेंटिंग है ना, 7वां रेगुलेशन ऑफ 1829, लॉर्ड वेलेजली सब्सिडियरी ट्रीटी। तो इसमें ऑप्शन है वो आपका, इसका आंसर क्या है, सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो, इसमें जो 1829 है उसकी जगह क्या है, 1929 है, ये मिसप्रिंटेड हुआ है, तो 1929 है। और इसमें ये ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसने स्थायी बंदोबस्त की जो नीति थी, जो व्यवस्था थी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई। और कॉर्नवालिस को जो सिविल सर्विसेज का है उसका जनक बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इनके समय में आया। और इनके समय में क्या हुआ, महत्वपूर्ण चीज़ें, रेगुलेटिंग एक्ट है,
1773, वो इनके समय की है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि इन्हीं के समय की जो वो व्यवस्था है सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि थी जो देशी रियासत थी, देशी रियासतों के साथ आपसी जो एक सहमति, एक ऐसा संबंध स्थापित किया जाता था कि राज्य को कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई बाहरी जो राज्य हैं, एक दूसरी रियासत है, वो उन पर आक्रमण ना कर सकें। वो अंग्रेज उन्हें सहायता प्रोवाइड करते थे और अपनी एक रेजिमेंट, अपने एक सेना उस राज्य में भेजते थे उनके सहायता के लिए। इस तरह से क्या होता था, अंग्रेज अपनी जो सेना है उसको राज्य के खर्च पर एक तैयार कर लेते थे और जिससे उन्हें अपने उस सेना को तैयार करने पर अधिक वो एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता था। देशी रियासतें वो खर्च करती थी और अंग्रेज क्या है वो अपनी सेना को तैयार करते थे जो कि जरूरत पड़ने पर उन्हीं का साथ देने वाली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी स्टार्टिंग रेलवे इन इंडिया? कि भारत में रेलवे स्थापित करने का अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था ये बताना था। पहला ऑप्शन है भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखना। दूसरा ऑप्शन है भारत को संगठित करना। अगला ऑप्शन है भारत का औद्योगिकरण करना। अगला ऑप्शन है भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना। तो अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था आप बताइए? प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इन इंडिया, ऑर्गेनाइजिंग इंडिया, अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, अगला ऑप्शन है इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। क्या ऑप्शन है इसका, आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या है इसका? पहला ऑप्शन है जो वही आंसर है। भारत में कंपनी ने अपने हितों के संरक्षण के लिए भारत में क्या है रेलवे की व्यवस्था की, क्योंकि भारत का जो माल था, यहाँ से जो व्यापार होता था, यहाँ से कच्चा माल को ब्रिटेन पहुंचाना था, इसके लिए आवागमन के लिए सुविधाजनक हो, देरी ना हो, इस वजह से उन्होंने रेलवे को प्रारंभ किया भारत में अपने वित्तीय हितों को ध्यान में रखकर। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत के जो लोग थे उस समय स्वतंत्रता में संग्राम में भाग ले रहे थे, उनके लिए आवागमन के लिए सुविधा हो गई और वो एक दूसरे राज्यों और दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने में उन्हें सहायता मिली और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल मिला और उसको आगे बढ़ाने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है गलत युग्म बताइए। गलत युग्म बताना है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इनमें से कौन सा है जो एक गलत है? ये दरअसल क्या है, सतारा 1848, जयपुर 1849 और झांसी 1852 और बघाट 1850। ये है कि जो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति के तहत किसको कब शामिल किया गया था, ये है लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये नीति है वो स्टार्ट हुई थी कि जो हड़प नीति है, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो हड़प नीति थी, हड़प नीति को प्रारंभ किया गया। हड़प नीति दरअसल ये थी कि जो भी राज्य थे जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा अगर उनके कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले किसको शामिल किया और किसको कब कब किया, ये प्रश्न है। तो ये बहुत कई पेपरों में, कई एग्जाम्स हैं उसमें प्रश्न ऐसा आता रहता है कि किसको कब शामिल किया गया। तो इसमें जो 4 दिए हैं उसमें से एक गलत युग्म है जिसको शामिल नहीं किया था, वो बताना है। तो सतारा है, सतारा को 1848 में शामिल किया, सही है। इसके बाद जयपुर है 1849, ये भी सही है। और झांसी है, झांसी 1852 दिया है, 1852 नहीं है, ये कब शामिल किया? तो 1853 में झांसी को शामिल किया गया था। और बघाट को 1850 में शामिल किया गया था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि जो झांसी है उसको 1853 में हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स किसके शासनकाल में भारत आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स किसके समय में भारत आए थे? ड्यूरिंग हुज रीजन विद द प्रिंस ऑफ वेल्स केम टू इंडिया। किसके समय में आए थे? लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। किसके समय में आए थे ये बताना है। तो इसमें लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग किसके समय में आए थे ये बताना है। तो
प्रिंस ऑफ वेल्स 1876 में जयपुर में ये आए थे। इसमें आंसर है आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में जयपुर में इनका आगमन हुआ, जयपुर में आए थे और जयपुर के तत्कालीन राजा राम सिंह ने इनके स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग है उससे रंगवा दिया था। तभी से माना जाता है कि जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोला जाता है। पिंक सिटी है वो कौन सी सिटी है, जयपुर है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर आए तो तत्कालीन राजा जो राम सिंह थे उन्होंने क्या किया, इसको जो जयपुर है उसको गुलाबी कलर से रंगवा दिया था। इस वजह से इस सिटी को क्या बोलते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है तभी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग। ठीक है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई, बनारस की संधि किस किस के बीच हुई और वसीन की संधि किस किस के बीच हुई, ये बताना है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी एंड जय सिंह, ट्रीटी ऑफ अलीनगर नवाब ऑफ बंगाल और एंड क्लाइव, ट्रीटी ऑफ बनारस नवाब ऑफ अवध एंड द ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ वसीन बाजीराव सेकंड एंड द ब्रिटिश। अगला ऑप्शन है होलकर एंड द ब्रिटिश। तो इसमें जो ऑप्शन है पुरंदर की संधि, देखिए पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, तो पहले का पहला है, 2 ऑप्शन में है। इसके बाद अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब और क्लाइव के बीच हुई, ये भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद बनारस की संधि अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई और वसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। इस तरह से ऑप्शन क्या है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि जो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, जो 1575 के आसपास आई थिंक हुई थी, जो शिवाजी और जयसिंह के बीच। उसके बाद अलीगढ़ की संधि बंगाल का नवाब और क्लाइव के बीच हुई और ये बनारस की संधि हुई और वसीम की संधि। तो इस तरह से ये क्या है, सी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शानदार निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है, कौन है जो शानदार निष्क्रियता है उसकी नीति से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, कौन व्यक्ति है जो इस संधि नीति से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, अगला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड म्यो और लॉर्ड लॉरेंस। तो इसमें ऑप्शन है वो है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस है वो व्यक्ति, एक ऐसा बादशाह हुआ जो जॉन लॉरेंस है, वो शानदार निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ। इसके समय में 2 चीज़ महत्वपूर्ण हुई। पहली चीज़ है कि द्वितीय अफगान युद्ध है, द्वितीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। और अगला है जो भारतीय वन विभाग है उसकी स्थापना इसी के समय में हुई। भारतीय वन विभाग कब शुरू हुआ, इसी के समय में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, जो शानदार निष्क्रियता नीति से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है। अगला प्रश्न है 17वां, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन है रिवेलियन 1857 पीसी जोशी, दूसरा है 1857 एसएन सेन, अगला ऑप्शन है द ग्रेट रिवेलियन आरसी मजूमदार, अगला ऑप्शन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट वीडी सावरकर। रिवेलियन 1857 द ग्रेट रिवेलियन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है रिवेलियन 1857 पीसी जोशी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है 1857 एसएन सेन की है, बिल्कुल सही है। द ग्रेट रिवेलियन आरसी मजूमदार की क्या है, पुस्तक नहीं है। ये सारी पुस्तकों के नाम हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, इनके लेखकों के नाम हैं, उनको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सी है द ग्रेट रिवेलियन, वो आरसी मजूमदार की नहीं है, ये किसकी है, ये है अशोक मेहता की। किसकी है ये, अशोक मेहता। जो द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक है वो अशोक मेहता की पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस
बीडी सावरकर की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 71। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में से कथन किसका था? 1857 के विद्रोह के संबंध में यह कथन किसका है, ये प्रश्न है। यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कथन किसका है ये बताना है। Who said this in the context of the revolt of 1857? If there had been a one capable leader among them, we would have been defeated forever. ये किसका कथन है कि अगर 1857 की क्रांति में कोई भी एक योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। पहला ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, अगला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, अगला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, अगला ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन। यह किसका कथन है ये बताना है। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड लॉरेंस। किसका कथन है? लॉर्ड लॉरेंस का कथन है कि अगर 1857 की क्रांति में कोई भी योग्य नेता होता है तो हम सदा के लिए हार जाते, क्योंकि जो 1857 की क्रांति के समय जो एक विचारधारा थी, एक बड़े स्तर पे एकदम विद्रोह हुआ था, अगर उसमें कुशल नेतृत्व की कमी थी, अगर वो पूरी हो जाती तो उस समय ही अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ता। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 71। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बताना है। पहला ऑप्शन है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। अगला ऑप्शन है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में केशव चंद्र सेन ने की। ठीक है, अगला ऑप्शन है आर्य समाज की स्थापना कोलकाता में दयानंद सरस्वती ने की। कोलकाता में दयानंद सरस्वती ने की। अगला ऑप्शन है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में हुई। ठीक है, आत्मीय सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1815 एडी। अगला ऑप्शन है इंडियन ब्रह्मो सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता बाय केशव चंद्र सेन। अगला ऑप्शन है आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता बाय दयानंद सरस्वती। अगला ऑप्शन है प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1867। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है? असत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है? जैसे आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई, ये एकदम सही है पहला। दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुई, केशव चंद्र सेन ने की, ये भी ठीक है। अगला है आर्य समाज की स्थापना कोलकाता में हुई और दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने की, ये तो सही है, लेकिन कोलकाता में हुई ये क्या है? फॉल्स है। ये कहां पे हुई थी? मुंबई। कहां पे हुई थी? मुंबई। इसको बंबई बोलते थे पहले। क्या बोलते थे जब? बंबई। तो कहां पे हुई? आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875। ठीक है, 1875 में हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में हुई, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है, वो क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो कोलकाता में है उसकी जगह क्या होना था? बंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान भारतीय कांग्रेस के हाथ और पांव हैं? ठीक है, हाथ और पांव ये कब दिया? When did the Congress give the slogan that laborers and farmers are the hands and feet of the Congress? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अगला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के समय, अगला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, अगला ऑप्शन है साइमन कमीशन के विरोध में। ये कब का कथन दिया था कांग्रेस ने कि जो मजदूर हैं और किसान हैं वो कांग्रेस के क्या हैं? हाथ और पांव हैं। तो ये कथन है वो दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, जो नारा है ये दिया, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान और मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बड़े स्तर पर इस आंदोलन के विस्तार के लिए इनकी भूमिका अग्रणी थी। इसलिए कांग्रेस के जो महान लीडर थे, महात्मा गांधी हुए, सरदार पटेल हुए और भी कई बड़े नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के हाथ और पांव मजदूर और किसानों को बताया, क्योंकि इनके बिना ये आंदोलन है बड़े स्तर पर पहुंचाना संभव नहीं था। इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ प्रेरणादायक के रूप में उन्होंने स्लोगन के रूप में सामने रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए, मैच द करेक्ट आंसर। तो खासी विद्रोह 1855 से 1856, संताल विद्रोह 1837 से 1856, अगला
ऑप्शन है खौंड विद्रोह 1828 से 1833। अगला ऑप्शन है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। खासी रिवेलियर 1855 से 56। ये सारे मैच करना है। तो इसमें क्या है, पहले का तीसरा है खासी विद्रोह, पहले का तीसरा। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में, ठीक है। इसके बाद खौंड विद्रोह है, खौंड विद्रोह हुआ था 1837 से 56 के बीच में। इसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये है अपना ऑप्शन, इसमें से क्या हो जाता है, बी हो जाता है। पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। ये क्या है, ये आंसर क्या है अपना, सही है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। फैजपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के साथ चले अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, यानी कि हु प्रेसिडेंटेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड अमंग विद द कांग्रेस सेशन इन फैजपुर। यानी कि फैजपुर में हुए जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना है, अखिल भारतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता है वो किसने की, वो की थी सहजानंद सरस्वती ने। किसने की, सहजानंद सरस्वती ने। क्योंकि जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी स्थापना 1936 में हुई। दरअसल ये इसकी मांगे ये थी कि भारत में जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त किया जाए और अंग्रेज जो किसान हैं उनके करों को कम करके उनको क्या है, थोड़ी स्वतंत्रता और स्वायत्ता दी जाए। इस मांग को लेकर के ये किसान सभा क्या है, संचालित होती थी। और ये फैजपुर में सम्मेलन हुआ था जो 1936 में हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का लगातार एक्सप्लेनेशन चल रहा है। QTS 902 का एक्सप्लेनेशन जो 51 क्वेश्चन से लेकर के 75 तक जो अभी कराया है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक होगा, ठीक है। तो आप देखते रहें और इसका लाभ लेते रहें। थैंक यू सो मच।